सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस हफ्ते मैंने किया था अपने क्लाइंट के मदर का पोर्ट्रेट टैटू फोर आर्म के ऊपर। जो नीडल्स का मैंने यूज़ किया था दैट वाज अ 5 RL बक पेन, 9 कर्व मैग्नम बक पेन, 15 कर्व मैग्नम बक पेन एंड अ 23 कर्व मैग्नम बक पेन। सारी नीडल्स क्वाड्रॉन की यूज़ करी थी और जो ब्लैक का यूज़ किया था दैट वाज डायनामिक ब्लैक। आई वॉज सुपर हैप्पी विद द फाइनल रिजल्ट। काफ़ी स्मूथ आया था टैटू एंड आई होप कि ये हील होने के बाद भी इतना ही स्मूथ रहेगा। सो स्टार्ट करने के लिए हमने 23 कर्व मैग्नम का यूज़ किया था जस्ट टू सी कि स्किन कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। हमने 10 मिनट टैटू किया था, उसके बाद एक ब्रेक लिया था जस्ट टू सी कि स्किन में कितनी रेडनेस हो रही है, किस तरीके से इंक्स रिएक्ट कर रही हैं स्किन के साथ। एंड बाय द वे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके और डीएम करके बोला था कि जो सेमिनार है वो लोग इंटरेस्टेड है उसमें बट द प्राइस इज़ टू अप। तो इसी वजह से हम लोगों ने जो प्राइस है उसको ऑलमोस्ट 60% ड्रॉप कर दिया है। द न्यू प्राइस इज़ ओनली 5000 रुपीज़। आई हैव वेरी लिमिटेड सीट्स एंड इफ इन केस आप इंटरेस्टेड हो सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए, सो इट विल बी अ 2-day पोर्ट्रेट टैटू सेमिनार जिसके अंदर फर्स्ट डे पे हम लोग थियोरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करेंगे। मैं पर्सनली कौन सी नीडल्स का यूज़ करता हूँ, किस तरीके से उनका यूज़ करता हूँ और कौन सा ग्रे वॉश बनाता हूँ, स्पेशली अपना ओपेक ग्रे वॉश। सो सारा का सारा थियोरेटिकल एस्पेक्ट हम डे 1 पे कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे कि आपकी पर्टिकुलर सिटी पे आप गूगल एड्स और फेसबुक एड्स का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने क्लाइंटेल को बढ़ाने के लिए। सेकेंड डे पे हम लोग एक 6 आवर्स का पोर्ट्रेट टैटू करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होगा जिसके अंदर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं टैटूइंग से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हो। नेवरदलेस हम लोग लास्ट के अंदर आफ्टर केयर के बारे में बात करेंगे कि क्या बेस्ट आफ्टर केयर होती है जो आप क्लाइंट्स को फॉलो करने के लिए बोल सकते हो और किस तरीके से मैं अपने पोर्ट्रेट टैटूज की या नॉर्मल टैटूज की पिक्चर्स लेता हूँ। ऑन द 3rd एंड द 4th ऑफ डिसंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकते हो। अब आते हैं टैटू के ऊपर वापस। मैं यूज कर रहा हूँ 23 कर्व मैग्नम का जो क्लोथ्स का साइड वाला पार्ट है उसको कवर करने के लिए, साथ ही साथ स्किन को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मैंने ब्लैक में बिल्कुल भी डिप नहीं किया है। अगर आपको स्क्रीन पे लग रहा है कि ब्लैक है, दिस इज द डार्क ग्रे टोन जो मेरा सबसे ज्यादा डार्क टोन है, मैं सिर्फ उसको यूज कर रहा हूँ। और अब प्रोबेबली मैंने ब्लैक के अंदर डिप किया है क्योंकि मेरे को जो नेक के साइड वाला शैडो है, जो नेक के पीछे के साइड पे कपड़ा है, उसको करने के लिए मेरे को बिल्कुल डेप्थ देनी है, तो इस वजह से मैंने ब्लैक में डिप किया है। सो नॉर्मली फिलिंग करने के लिए मैं सर्कुलर राउंड मोशन का यूज़ करता हूँ, उससे फिलिंग काफ़ी ज़्यादा सॉलिड आती है। और जब मेरे को लगता है अब वो पूरा सैचुरेट हो गया है, उसके बाद मैं अपने डार्क टोन में डिप करता हूँ उसको ब्लेंड करने के लिए। सो ब्लेंड करने के लिए मोस्टली जो टेक्निक का यूज़ करता हूँ वो पेंडुलम शेडिंग होती है या फिर विप शेडिंग होती है। सो कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहाँ पे विप शेडिंग ही यूज़ होती है या फिर पेंडुलम ही यूज़ होती है। बेसिकली हर पर्टिकुलर टैटू में एट टाइम्स आपको दोनों टेक्निक्स को मिक्स करना पड़ता है और उसी से अच्छा रिजल्ट आ पाता है। सो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक का पार्ट। सो नेक के पार्ट के लिए अगेन 23 मैग्नम का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो टोन मैंने ली हुई है दैट इज़ माई लाइट टोन। लाइट टोन को एट टाइम्स मैं मिक्स करता हूँ अपने मिड टोन के साथ अगर मेरे को कहीं पे थोड़ा सा डार्क इफेक्ट देना है। डार्क का मतलब ये नहीं है कि मेरे को बिल्कुल एक्सट्रीम डार्क अपने पैलेट के अंदर देना है। बेसिकली लाइट टोन से अगर मेरे को एक टोन डार्क देना है तो मैं मिड टोन में डिप करता हूँ उसके अंदर। यहाँ पे जो मूवमेंट मैं कर रहा हूँ वो पर्टिकुलरली पेंडुलम मूवमेंट ही है। सो अगर आपके टैटूज के अंदर रेडनेस ज़्यादा हो जाती है, मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगा जिस एरिया पे आप कर रहे हो आप उस एरिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है, ज़्यादातर केसेस के अंदर अगर आप उसको 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए छोड़ दोगे वो थोड़ा सा सेटल हो जाएगा एंड देन यू विल गेट टू नो कि उसके अंदर कौन सा शेड आ चुका है। चिन के नीचे वाले पार्ट के लिए मैंने ब्लैक का यूज़ किया है। प्रॉपर 100% ब्लैक को मैंने डार्क टोन के साथ थोड़ा सा मिक्स किया है और उसके बाद चिन के नीचे वाला इफेक्ट दिया है। सो अभी तक इस टैटू में 100% ब्लैक सिर्फ 2 जगह पे यूज़ हुए, नेक के राइट हैंड साइड पे और एक चिन के नीचे। सो जब ये टैटू हील हो जाएगा तो सिर्फ इन 2 एरियाज पे सॉलिड ब्लैक आएगा, बाकी सब जगह पे ग्रे टोन आएगा जो कि ऑब्वियसली हील होने के बाद 10% लाइट ही होता है। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लिप्स के नीचे वाला पार्ट। यहाँ पे मैंने छोटी नीडल का यूज़ किया है, पर्टिकुलरली 9 कर्व मैग्नम का मैंने यूज़ किया था और इसके अंदर भी मैंने डार्क और मीडियम टोन को मिक्स किया है। सो अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज होते हो कि आर्टिस्ट कौन सा टोन यूज़ कर रहा है, सो नीडल के अंदर नीडल का जो रिजर्वॉयर है उसमें कभी भी एक टोन नहीं होता है कि आपने डार्क में डिप कर दिया, हमेशा उसके अंदर एक मिक्सचर रहता है और मैं पर्टिकुलरली 2 टोन्स का मिक्सचर ही हमेशा यूज़ करता हूँ। सो लिप्स के अंदर वाले पार्ट के अंदर भी मैं छोटी मैग्नम से ही कर रहा हूँ और पेंडुलम शेडिंग ही कर रहा हूँ। ज़्यादातर केसेस के अंदर मैं अब बहुत ज़्यादा सेफ चलता हूँ। अगर मान लीजिए रेफरेंस के अंदर जो टोन है वो 50% है तो मैं प्रेफर करता हूँ मैं 30-40 से एक बेस बनाता हूँ और उसके बाद जब मेरे को कंफर्टेबल लगता है तब मैं उसको और ज़्यादा डेप्थ देने के लिए डार्क टोन में या पर्टिकुलरली एग्जैक्ट टोन में डिप करता हूँ और उसके बाद उसको अचीव कर पाता हूँ। और साथ में ही मैंने लाइनर का भी यूज़ किया है सॉलिड लिप्स के बीच वाले पार्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए। लाइनर से ही मैं अपर लिप्स के अंदर भी शेडिंग कर रहा हूँ और बाद में मैं इसको मैग्नम से एक ग्रेडियंट दे दूंगा। अब एक पोर्ट्रेट टैटू के अंदर अगर आपको उसको एक्सट्रीमली रियलिस्टिक बनाना है, लाइनर्स का जितना कम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा वो रियलिस्टिक बनेगा। एट द सेम टाइम अगर आपको इंडियन स्किन टोन पे किसी चीज़ को स्टैंड आउट करना है या फिर किसी और स्किन टोन पे भी, तो ब्लैक का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
सो इसी वजह से मैं लिप्स के अंदर, नोज़ के अंदर, ज्वेलरी के अंदर, आई लैशेस के अंदर या आई सॉकेट्स के अंदर, बिंदी के अंदर, किसी भी जगह पे मेरे को ब्लैक को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो मैं लाइनर से उसको डिस्टिंग्विश कर पाता हूँ। बट कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मैं, जिसके अंदर मैं ब्लैक में तो डिप करता ही हूँ, एट द सेम टाइम ग्रे वॉश में भी डिप करता हूँ, ताकि जो मेरा ब्लैक है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से जब वो हील हो जाएगी वो लाइन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट आएगी, एट द सेम टाइम स्टैंड आउट भी करेगी। और आप लोग मैग्नम को भी साइडवेज अगर चलाओगे तो वो भी काफ़ी अच्छी लाइन वर्क देती है। सिर्फ आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। सो आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर आएगा। तो अब मैंने शिफ्ट कर लिया है चीक मसल के ऊपर। सो रेफरेंस के अंदर दोनों साइड की चीक मसल्स काफ़ी अच्छे से डिफाइंड थी और मैं यूज़ कर रहा हूँ 15 कर्व मैग्नम का, और अपनी लाइट टोन में डिप करके सिर्फ मैं एक बेस बना रहा हूँ। इसके बाद अगर मुझे कहीं पे भी उठाना है, डेप्थ देनी है, तो मैं मिड टोन या डार्क टोन में डिप करके उसको डेप्थ दे सकता हूँ। सो बेसिकली अभी फेस के जितने भी पार्ट्स हैं उसको मैं एक बेस बना के रेडी कर रहा हूँ। सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चिन के ऊपर वाला पार्ट। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली यूज़ कर रहा हूँ 23 कर्व मैग्नम का, और सिर्फ लाइट टोन में डिप करके अगेन बेस बना रहा हूँ। सो जो पेंडुलम शेडिंग मैं कर रहा हूँ उसके अंदर जो मेरी मूवमेंट है वो थोड़ी सी कर्व्ड हो रही है, ताकि फेस के कर्व के अकॉर्डिंगली मैं शेड कर पाऊँ। और जहाँ पे भी मुझे बाद में लगेगा मुझे थोड़ा सा और डेप्थ देनी है, वहाँ पे मैं मिड टोन में डिप करके एक और बार लेयरिंग करूँगा। सो पोर्ट्रेट टैटू के अंदर लेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको स्किन को समझना कि आप बिना ट्रॉमा दिए, बिना डैमेज किए स्किन को अगर उसके ऊपर काफ़ी बार लेयरिंग कर पाते हो तभी आप लोग पोर्ट्रेट टैटू में एक्सेल कर पाओगे। सो इस पर्टिकुलर टैटू में आप देख सकते हो ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, रादर बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है। और ये इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि मैं स्किन को समझ चुका हूँ। मेरे को समझ आ गया कि मैं कितनी बार पर्टिकुलरली टू एंड फ्रो करके लेयरिंग कर सकता हूँ। तो जहाँ पे मेरे को बड़ा ग्रेडियंट देना होता है वहाँ पे मैं अपनी जो मूवमेंट है, जो पेंडुलम शेडिंग है, उसको उतना ज़्यादा टू एंड फ्रो करता हूँ ताकि मैं एक लंबा स्ट्रोक दे के उतना ज़्यादा स्मूथ उस चीज़ को अचीव कर पाऊँ। अब मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस के साथ सीखा है कि अगर मैं चीक बोन के ऊपर अगर मुझे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर शेडिंग करनी है और अच्छा सॉफ्ट टोन देना है, तो जितना ज़्यादा मैं बड़ी मैग्नम को यूज़ करता हूँ उतना ज़्यादा वो सॉफ्ट आता है। इसी वजह से मैं 23 मैग्नम का यूज़ कर रहा हूँ इस सॉफ्टनेस को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर यही मेरे को आई सॉकेट के नीचे करना है तो फिर मैं प्रेफर करूँगा मैं छोटी मैग्नम लूँ, बिकॉज वो छोटा एरिया है। छोटे एरियाज़ पे बड़ी मैग्नम को यूज़ करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। डिटेल्स देने के लिए हमेशा 9 कर्व मैग्नम मेरे को परफेक्ट लगती है, लेकिन एक बड़ा स्मूथ एरिया अगर मेरे पास है, जैसे कि चीक हो गया या फिर क्लोथ्स हो गए या नेक हो गया, तो जितना मैं बड़ी मैग्नम को यूज़ करता हूँ उतना बेटर रिजल्ट मिल पाता है। सो अब स्टार्ट करते हैं नोज़ के पार्ट को। नॉस्ट्रल्स को करने के लिए मैंने अगेन लाइनर का यूज़ किया। इट्स अ 5 राउंड लाइनर बक पेन, और लाइनर को भी ब्लैक के अंदर डिप किया है, बट जो साइड वाले कर्व्स हैं नोज़ के उसके लिए मैंने डार्क में डिप करके किया ताकि वो लाइन हील होने के बाद सॉफ्ट आ जाए थोड़ी सी। सिर्फ जो बीच के 2 नॉस्ट्रल के पार्ट्स हैं उसमें मैंने पिच ब्लैक का यूज़ किया है। अब मैंने शिफ्ट कर लिया है 9 कर्व मैग्नम बक पेन पे, बिकॉज नोज़ कंपैरेटिवली एक छोटा एरिया होता है और उसको करने के लिए, उसमें डिटेल्स डालने के लिए 9 कर्व मैग्नम मेरे को परफेक्ट लगती है। अगेन जो मूवमेंट का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो पेंडुलम शेडिंग है, विप शेडिंग यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और अपनी लाइट टोन के अंदर डिप करके सिर्फ एक बेस बना रहा हूँ। अगेन अगर मेरे को उसमें डेप्थ देनी है तो मैं मिड टोन का यूज़ करके उसमें डेप्थ देता हूँ। नोज़ के ऊपर वाले पार्ट को करने के लिए मैं 23 कर्व मैग्नम और 15 कर्व मैग्नम के कॉम्बिनेशन का यूज़ करूँगा, बिकॉज वो कंपैरेटिवली बड़ा एरिया है। वहाँ पे अगर आपको स्मूथ ग्रेडियंट देना है तो बड़ी मैग्नम से वो ज़्यादा अच्छा पाएगा। सो अगर आप लोग रियलिज्म में अभी बिल्कुल नए नए हो, आप अभी रियलिज्म करना स्टार्ट कर रहे हो, तो हमेशा सेफ चलने के लिए आप लोग एक टोन लाइट यूज़ करो, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है सेटल होने के बाद, तब आप उसको बम्प अप कर दो। अब हम स्टार्ट करें आई सॉकेट वाला एरिया। यहाँ पे मैं 9 कर्व मैग्नम बक पेन का यूज़ कर रहा हूँ साइड वेज करके, ताकि मैं एक सॉफ्ट लाइन अचीव कर पाऊँ, और जो मेरी टोन है वो मिड टोन है। यहाँ तक आते आते स्किन की थोड़ी सी रेडनेस स्टार्ट हो गई थी, स्पेशली आई वाला एरिया पे काफ़ी ज़्यादा काम था और वहाँ पे काफ़ी रेडनेस हो गई थी, बट मेरे को उस चीज़ की टेंशन नहीं थी, बिकॉज मुझे पता है हील होने के बाद मैंने उसमें मिड टोन का यूज़ किया है और वो काफ़ी ज़्यादा लाइट आएगा। 9 कर्व मैग्नम एक परफेक्ट नीडल मुझे लगती है डिटेल्स देने के लिए और छोटे एरियाज़ पे ग्रेडियंट देने के लिए या विप शेडिंग करने के लिए, बिकॉज उसका जो साइज़ है वो इतना परफेक्ट होता है कि अगर एक पी साइज़ की जगह है, एक राजमा के साइज़ की जगह है, वहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आप डिटेल्स दे सकते हो। बड़ी मैग्नम से ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब आई को करने के लिए मैंने अपने 5RL बक पेन का यूज़ किया है लाइन वर्क करने के लिए उसके अंदर, और 100% ब्लैक में डिप किया है। मैंने पहले वाटर कप से अच्छे से नीडल को क्लीन किया था ताकि उसके अंदर कोई भी ग्रे टोन्स ना हो, इस वजह से, और उसके बाद मैंने 100% ब्लैक में डिप किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो आईज़ है, नॉस्ट्रल का पार्ट है और लिप्स की सैचुरेशन है वो 100% ब्लैक आए, क्योंकि यही चीज़ स्टैंड आउट करती है पोर्ट्रेट के अंदर हील होने के बाद। फिलिंग करने के लिए मैंने सर्कुलर राउंड मूवमेंट्स का यूज़ किया है ताकि आई की जो बॉल है वो बिल्कुल 100% ब्लैक आए, और सबसे लास्ट में जो बीच का डॉट है उसके अंदर मैं वाइट से हाईलाइट करूँगा। तो यहाँ तक आते आते मेरा जो मेमोरी कार्ड है वो फुल हो गया था बिल्कुल ही, और उसका जो डाटा ट्रांसफ़र करना था उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। सो कमिंग बैक टू द टैटू,
हेयर्स को करने के लिए मैंने 23 कर्व मैग्नम का यूज़ किया है और स्पेशली बीच में पार्टीशन बनाने के लिए आप देख सकते हो कैसे टू एंड फ्रो मूवमेंट का यूज़ किया है, ताकि वो जो हेयर्स का सेपरेशन है मैं वो इफेक्ट को दे पाऊँ। फिलिंग करने के लिए डेफिनेटली राउंड मूवमेंट का यूज़ किया है, लेकिन जो जहाँ पे हेयर्स आपस में इंटरसेक्शन पे मिलते हैं, जो सेपरेशन वाला पार्ट होता है, वहाँ पे मैंने टू एंड फ्रो यूज़ किया है साइडवेज करके। इससे जब वो हील हो जाएगा तो वो थोड़ी सी नेचुरल लुक देगा, कैसे हमारी जो पार्टिंग होती है उस एरिया जहाँ पे मेरे को 100% ब्लैक करना है, सिर्फ वहीं पे मैंने ब्लैक का यूज़ किया है, लेकिन जहाँ पे मेरे को मर्ज करना है दो चीज़ों को, वहाँ पे ग्रे टोन का यूज़ किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पे क्लोथ्स हैं वहाँ पे मैं मिड टोन और डार्क टोन में ही प्ले कर रहा हूँ पूरा का पूरा, उसको कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ तक आते आते आपका पेशेंस लेवल डेफिनेटली गिव अप कर सकता है, क्योंकि इस पार्ट पे आते आते आपको रफली 4 to 5 आवर्स हो जाते हैं, ब्रेक लिए हैं या नहीं लिए हैं, स्टिल यू आर वर्किंग सिंस 5-4 आवर्स। और ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है जो इनर एल्बो वाला होता है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ज़्यादातर लोगों की स्किन इनर एल्बो वाले पार्ट पे पतली होती है और इसी वजह से यहाँ पे ओवरवर्क हो जाता है स्किन के अंदर। सो इस एरिया पे लेयरिंग करनी उतनी पॉसिबल नहीं होती है जितनी लोअर वाली साइड पे होती है। सो बिल्कुल सेफ चलना चाहिए यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती हैं यहाँ इस पोर्शन पे होती हैं, फोरहेड के ऊपर। यहाँ पे ओवरवर्क करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी ओवरवर्क नहीं करना है इस एरिया पे। आपको नीडल को अच्छे से क्लीन करना है। अगर लाइट टोन है तो पर्टिकुलरली लाइट टोन में डिप करना है। फोरहेड ज़्यादातर लाइट होना चाहिए, इस वजह से मैंने एक्सट्रीम लाइट टोन में वाटर कप से डिप करने के बाद फोरहेड में शेडिंग करी है। एंड नाउ व्हाइट के हाईलाइट्स के लिए हमने 5 बक पेन का यूज़ किया है और सिर्फ पर्टिकुलर हाईलाइटेड एरियाज के अंदर ही हमने डॉट्स बनाए हैं या फिर लाइन वर्क किया है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इन केस यू वांट टू जॉइन माय सेमिनार, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।